हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारी PYQs की सीरीज़ में। आशा करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मस्त से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अपनी इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं हम एक बहुत ही बढ़िया ग्रैटिट्यूड करते हुए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आप को लकी मानिएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आप अपने ड्रीम को चेज़ कर सकें, उसके लिए मेहनत कर सकें। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि क्लास 1 to लेवल की आप एग्ज़ाम दे सकें, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स के साथ compete कर सकें एंड अपने सपने के लिए अपना सब कुछ उसके अंदर लगा सके। ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील होना चाहिए, थैंकफुल फील होना चाहिए, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता और इस मौके की अहमियत हर किसी को समझ में नहीं आती है। ध्यान से समझिएगा इन दोनों ही लाइनों का मतलब, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता और इस मौके की अहमियत। हो सकता है आपको मौका मिला है पर आप उसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, तो वो मौका आप गवा देंगे। मौके की अहमियत को समझिए। आपके आस पास हर कोई भले ही कुछ ना कुछ अलग कर रहा होगा, वो अपनी लाइफ में अपने सपने को चेज़ कर रहे हैं। अगर आपकी इस जर्नी के अंदर कहीं भी आपको लगता है अरे ये बड़ा ही बोरिंग सा काम है जो मैं कर रहा हूँ, अरे हर दिन यही रूटीन फॉलो करना पड़ रहा है, तो अपने आप को ज़रा समझाइए, ये सपना आपका है, इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मज़े लीजिए, बिकॉज जब एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद काम के पीछे जब दौड़ना होगा, वो कुर्सी पे बैठ कर के काम में फील्ड पे जब उतरना होगा, तब आप याद करेंगे कि मैं क्यों क्यों उस चीज़ पे ये चीज़ फीलिंग आ रही थी। ये जो काम है बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। उस तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए वो हर चीज़ से तो आपको गुजरना ही होगा, राइट। तो अभी मेहनत करते रहिए, खूब दिल लगा के, दिल खोल करके, खुश मिजाज होकर के पढ़ाई कीजिए एंड लगे रहिए बहुत। ठीक है, तो फिर एक लंबी सी सांस लीजिए और अपने मन के अंदर पूरा 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 पॉजिटिविटी भर दीजिए। पूरी पॉजिटिव वाइब्स आपके आसपास हो जाए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए एंड तक और अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जी हाँ, तो मैं बता दूँ, GPSC क्लास 1 to PYQs की सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7/1/24 को डेट को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी क्लास 1 to लेवल की, उस पेपर को। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में PYQs का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसे मिस करना यानी मूर्खता का अपना प्रमाण देने वाली चीज़ हो जाएगी, है ना। और जब बात क्लास 1 to लेवल की आ जाती है, तब तो आपको उसके PYQs को एकदम चूरन बना करके पी लेना चाहिए। इस सीरीज़ के अंदर हमने तय किया है कि हम सिर्फ PYQs को देखेंगे नहीं, उनके कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं यही नहीं समझेंगे, बल्कि डिटेल में वो जो उनके कॉन्सेप्ट है ना, जिन टॉपिक पर से वो क्वेश्चन बनाए गए हैं, उनका पूरा चूरन बना देंगे एकदम आपके लिए, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को इतने बढ़िया तरीके से समझ लें कि उस टॉपिक पे से दोबारा कोई क्वेश्चन बनता है, आप उसे बिना हिचकिचाहट के करेक्ट कर सकें, राइट। तो फिर चलिए हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी आधे घंटे के सेशन को बड़ा ही पॉजिटिव भरा बनाते हैं। जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, पेपर 2 यानी GPSC क्लास 1 to जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी 7/1/24 को, उसका पेपर 2 मैं डिस्कस कर रही हूँ। जिनके पास ये पेपर है, अगर वो खोल के बैठना है तो यहाँ पे से वो कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। पेपर 2 डिस्कस किया जा रहा है। एंड अगेन, जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल की गतिविधियों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये चैनल आपके लिए कितना मददरूप रहेगा। उस हिसाब से आप सब्सक्राइब करना चाहें, इट विल बी योर चॉइस, योर डिसीजन। उस हिसाब से आप
वीडियो को लाइक दे सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड कोई भी डाउट होने पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। अच्छा, यहाँ पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये 81 से क्यों स्टार्ट होगा, बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाएगा। तो पहले की वीडियोस में हम 10 क्वेश्चन करते हुए पहले की वीडियोस में हम 80 तक के क्वेश्चन को बड़े ही मज़ेदार तरीके से कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उनका डिस्कशन हो चुका है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं 81 नंबर के क्वेश्चन पे, और उन्हीं के साथ साथ मन में सेलिब्रेट ज़रूर कीजिएगा कि आपने ही उतनी ही जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमने, उतने टॉपिक्स भी बड़े बढ़िया तरीके से आपने क्लियर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, टाइगर रिजर्व्स एंड द स्ट्रीट पैर्स आर मेंशन अबाउ, विच पैर इज नॉट करेक्ट? ए. नागार्जुन सागर शुशलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, बी. कामलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, मानस टाइगर रिजर्व आसाम, डी. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नहीं आता है तो कहाँ आता है वो याद करेंगे। अब जब आप क्लास 1-2 लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब पीएससी या कोई और स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ में वनडे कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। कहाँ पे, कौन से टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट पे लोकेटेड है, याद कर लेना है। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले अच्छे से रिवाइज करके जाना है। अगर करंट अफेयर में कोई टाइगर रिजर्व रहता है तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल नॉलेज ले लेनी है आपको, और उसी के साथ साथ जो अभी रेफर किए गए होंगे, यानी जिनको अभी अभी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया होगा, उन्हें तो आपको रट करके ही जाना है किसी भी तरीके से। आइए कुछ टाइगर रिजर्व को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली नागार्जुन सागर शुशलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, कामलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल, पक्की टाइगर रिजर्व अरुणाचल, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल, काजीरंगा इंपॉर्टेंट वन कई बार एग्जाम में आता रहता है, आसाम, नामेरी आसाम, मानस आसाम, औरंग आसाम, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जिसका आपको क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ रॉन्ग था, बिहार में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो प्रोमिनेंट स्टेट है ना उनके तो याद करके ही जाने, अरुणाचल आसाम, इन पे सब काफ़ी बार क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ताकि वो बार बार रिवाइज कर सके, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं बोलूँगी उन्हीं चीज़ों को तो कोई मतलब नहीं निकलता है। फैक्चुअल्स डेटा है, आप मन में एक बार पढ़ेंगे तब भी नहीं होगा, है ना, रिवाइज करना पड़ेगा आपको थोड़े थोड़े टाइम पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो रिसेंट में रहते हैं उन्हें बढ़िया तरीके से रिवाइज करके जाना है। बट ये भी नहीं है कि हाँ ठीक उससे वही पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दे दिया जाएगा और कुछ पुराने में से उठा लेंगे तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप जितने भी आपने देख रखे हैं, जितने टोटल टाइगर रिजर्व हैं हमारी कंट्री के अंदर, उन सभी की स्टेट को याद रख के जाइए। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया? रूरल गांव में से शहरों की तरफ जो लोग जा रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एमिग्रेशन, बी इमिग्रेशन, सी अर्बनाइजेशन, डी माइग्रेशन। करेक्ट ऑप्शन है सी अर्बनाइजेशन। इन सभी टर्म्स को हम अच्छे से समझेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम इन चारों में से किसी और टर्म पे कुछ क्वेश्चन बन जाता है आप उसे करेक्ट कर सकें। अर्बनाइजेशन रिफर टू द मूवमेंट ऑफ अ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। गाँव की तरफ से शहरों की तरफ जो लोग जाते हैं, जाके रिसाइड करने, उसे अर्बनाइजेशन कहा जाता है। इट ऑल्सो रिलेट्स टू सिचुएशन दैट हाउ सोसाइटी अडेप्ट्स दिस चेंजेस व्हेन पीपल
come from rural to urban area. They migrate from rural area to urban area because of a poverty and economic reason like unemployment and lack of education. ये आपने 10th तक में सोशल साइंस की बुक्स में पढ़ लिया होगा। एंड आगे 11th 12th अगर आपका कॉमर्स वगैरह का या इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अर्बनाइजेशन यानी जो माइग्रेशन रूरल से अर्बन एरिया की तरफ होती है उसके लिए पुल फैक्टर और पुश फैक्टर्स करके अलग अलग फैक्टर्स बताए गए हैं जिन कारणों की वजह से लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया को छोड़ करके अर्बन एरिया की तरफ बढ़ते हैं। माइग्रेशन किसे कहा जाता है? लोग कई बार स्टूडेंट्स भूल कर देते हैं, उन्हें लगता है कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाना ही तो माइग्रेशन है। जी नहीं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने को ही हम माइग्रेशन कहते हैं। इट मीन्स कि आप कोई एक जगह पे रिसाइड कर रहे हैं, उस जगह को छोड़ करके आप दूसरी जगह पे जाकर के रिसाइड करने लगते हैं, उसे कहा जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ अ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईदर विद इन अ कंट्री और अक्रॉस कंट्री। इट कैन बी टेम्पररी, डेली और परमानेंट। द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज वेयर पीपल मूव फ्रॉम एंड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज वेयर दे मूव टू। चंडीगढ़ से आप लखनऊ आ रहे हैं तो ये क्या किया आपने? माइग्रेशन किया। यहाँ पे कोई भी रूरल से अर्बन एरिया की तरफ नहीं जाया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल मूविंग टू न्यू कंट्री टू लिव एंड वर्क दैट विद इंटेंशन ऑफ बिकमिंग सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट। A person leaving Bangladesh to settle in Canada for a better life, that person is emigrant to Bangladesh while immigrant to Canada. ये दोनों ही एक बार में डिस्कस करेंगे हम। Emigration is the process of leaving one country to settle in another. In the context of India, it refers to departure of Indian citizen to work in another country, whether with or without an agreement. The family emigrated from UK to United States. तो जहाँ से आप, जिस देश से आप छोड़ करके जा रहे हैं उसके लिए आप एमिग्रेंट होंगे, और जिस देश में आप जा रहे हैं उनके लिए आप इमिग्रेंट होंगे। समझ गए आप? जैसे आप इंडिया को छोड़ करके इंडिया से आप कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं तो इंडिया के लिए आप एमिग्रेंट होंगे और कनाडा वालों के लिए आप, ठीक है, इमिग्रेंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ऊपर जो एग्जांपल किया गया, पर्सन लिविंग बांग्लादेश टू सेटल इन कनाडा, तो बांग्लादेश छोड़ करके कनाडा जा रहा है वहाँ पे सेटल होने के लिए फॉर बेटर लाइफ। तो वो पर्सन बांग्लादेश छोड़ करके जब जा रहा है तो उसके लिए एमिग्रेंट होगा, ठीक है। जबकि कनाडा में वही व्यक्ति बांग्लादेश छोड़ करके जाएगा तो बांग्लादेश के लिए वो क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट। और वही व्यक्ति कनाडा वालों के लिए क्या कहलाएगा? क्योंकि वो कनाडा आ रहा है, इमिग्रेंट। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 83, which of following ministries is responsible for the report of India's national and per capita income? A, Ministry of Home Affairs, B, Ministry of Planning, C, Ministry of Statistics and Program Implementation, D, Ministry of Human Resource Development. So your correct option is C, Ministry of Statistics and Program Implementation ही है वो जो कि इंडिया का नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम का रिपोर्ट जारी करती हैं। Now here we will discuss what is the responsibility of particular ministries. Ministry of Statistics and Program Implementation. The Ministry of Statistics and Program Implementation in India is responsible for compiling and publishing various statistical reports, including a report on national and per capita income in India. Talking about Ministry of Planning in India, primarily focus on policy planning and coordination, while Ministry of Human Resource Development in India is primarily responsible for the development of education, research and skill development. Ministry of Home Affairs in India is primarily responsible for matters concerning internal security, administration of territories and coordination between states. So hope कि क्या फंक्शन क्या हर मिनिस्ट्री के काम में आ जाता है, उनका काम क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे हमारे शेड्यूल एंड पीवीटीज के बारे में, पीवीटीजीज के बारे में डिस्कस किया गया है। हर स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसे रीड करते हैं, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द भील आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप लिविंग इन छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा एंड राजस्थान। द बाइका
meaning sorcerers are one of the particular vulnerable tribal groups and are spread across Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. Third, Maria live in Chhattisgarh, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Odisha. फोर्थ बात कर रहा है संथल के बारे में. द संथल आर द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब इन इंडिया. दे आर स्प्रेड अक्रॉस असम, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and West Bengal. From the above mentioned statement, which statement are correct? So आपके कोड्स दिए गए हैं, कोड डी करेक्ट हो जाता है. दैट इज 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट. हमारी गवर्नमेंट जहां हम बढ़ रहे हैं अमृत काल की तरफ, डेवलपमेंट में, इंडिया के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. तो ज़रूरी है कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग रह जाते हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, और उनके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर के आ रही हैं सरकार. तो इसमें ये बिल्कुल जायज़ हो जाता है कि आपको इन सभी के ऊपर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं. पीवीटी जितने हो जाते हैं जो करंट अफेयर्स में रहते हैं उनके बारे में पढ़ लेना है, और 2-3 जो मेजर वाले हैं वो भी पढ़ के जाने हैं आपको. यहाँ पे डिस्कस किया है हमने चारोही के बारे में. द बिल आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग इन छत्तीसगढ़, गुजरात, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra and Rajasthan. The name is derived from the word Billu, which means bow. The Bhil are known to be excellent archers coupled with a deep knowledge about their local geography. Traditionally experts in guerrilla warfare, most of them today are farmer and agricultural laborers. They are skill sculptors. बाइगा के बारे में बात करें so it is one of PVTGs, particularly vulnerable tribal groups. They mainly live in Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Traditionally, they used to live a semi-nomadic life and practice less and bone cultivation. Now they are mainly dependent on minor forest produce for their livelihood. Bamboo is the primary resource. Tattooing is the integral part of Baiga culture. Every age and body part has a specific tattoo reserved for the occasion. संथल ट्राइब के बारे में बात करें सो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया आफ्टर गॉन्स एंड बिल्स, known for their calm and peaceful nature. They originally led a nomadic life but settled in Chota Nagpur Plateau and migrated to Santhal Parganas in Bihar and Odisha. They are located in Jharkhand, Odisha, West Bengal and are involved in cultivation, industrial labor, mining and quarrying. They follow an autonomous tribal religion and worship nature at sacred groves. Their language is Santhali. क्या language है संथल tribe की? Santhali. And they have their own script called Olchiki. It is recognized as one of the scheduled language in 8th schedule. याद रख लीजिएगा कि उनकी संथली भाषा है और ये संथली भाषा 8th शेड्यूल के अंदर जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है उनमें से एक है. The Marya-Kon tribe, it is an indigenous community that primarily reside in Gadchiroli district of Maharashtra, India. They also live in other parts of Chhattisgarh, Telangana and Andhra Pradesh. They are primarily forest dwellers and depend on the forest for their livelihood, which includes hunting, fishing, gathering forest produce. It's forest produce. They also practice shifting cultivation and grow crops like rice, millet and pulses. Coming toward our next question, that is question number 85. Pair showing states and major languages are as under. Which pair is not correct? A. Andhra Pradesh Konkani. B. Mizoram Loshai. C. Arunachal Pradesh Nishi. D. Nagaland it's Nagamishi. So the correct option is A. Andhra Pradesh and Konkani. ये correct नहीं है. Coming to our question number 86. A megacity is an urban area of population greater than. megacity किसे कहा जाएगा जिनकी population कितने से ज़्यादा हो? A. 1 million. B. 5 million. C. 10 million. D. 25 million. The correct option is C. 10 million. megacity के बारे में जानते हैं. A megacity is one whose population is 10 million or more than that. अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, रैपिड अर्बनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम. Due to their size and complexity, megacities can be challenging to manage and often face issues such as traffic congestion, pollution, social inequality and political instability. ये सभी challenges के बावजूद जो मेगा सिटीज़ है वो ऑफर करती हैं significant opportunity for
opportunities for innovation, cultural exchange, and economic growth, and are often at the forefront of global trends in technology, design, and urban planning. मेगा सिटी वाले वर्ड से आप मेट्रोपोलिस सिटी से कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज दे आर one and same. A metropolis is a large, densely populated urban area that serves as a hub for culture, commerce, and politics. A megapolis is a region that consists of multiple interconnected cities and urban areas, typically with a total population of over 10 million people. आपने यहाँ पे भी देख लिया है, मेगा सिटी इज one of those city which has population of 10 million or more. Global city किसे कहा जाता है? So it is a major center for international finance, business and culture, and often serves as a hub for transportation and communication network. क्वेश्चन नंबर 87 जीडीपी के बारे में बात कर रहा है. जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. What does it show? Pick up the correct statement given below. A. It shows how big the economy of a country is in the given year in terms of its total output. B. It shows that what the total product of a country in a given year without counting the country's total resources. C. It shows the number of people involved in a production in a particular year. D. It shows the total value of trade transaction of a country in a particular year. अभी मैंने यहाँ पे इन सभी स्टेटमेंट को ज़रा आपको तोड़ करके समझाती हूँ ये कहना क्या जा रहा है. इट शोज डी से शुरू करते हैं. इट शोज द, क्योंकि सही ऑप्शन हमारा ए है तो हम इससे में डी से शुरू करें. इट शोज द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर. कितना ट्रेड हुआ है वो बताता है जीडीपी नहीं. इट शोज द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन, कितने लोग लगे हुए हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो बताता है जीडीपी नहीं. इट शोज व्हाट द टोटल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर विदाउट काउंटिंग द कंट्रीज टोटल रिसोर्सेज. बिना कंट्री के टोटल रिसोर्सेज को काउंट किए उसके टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया वो बताता है. या ए. इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज इन अ गिवन ईयर इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल आउटपुट. कितनी बड़ी कोई इकोनॉमी है वो बताने की कोशिश करता है, बट किस टर्म्स में? उसके टोटल आउटपुट के टर्म्स में. तो हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है. जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. डीप में समझ लेते हैं. द जीडीपी मेजर्स द मॉनेटरी मेजर्स ऑफ ऑल फाइनल गुड्स. याद रखिएगा, मॉनेटरी मेजर है ऑल फाइनल गुड्स का, all final goods and services का. those that are bought by final user produced in a country in a given period. कैसे कैलकुलेशन होता है इसका, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए. जीडीपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट कंजप्शन उसमें ऐड होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर दिया जाता है. नॉमिनल जीडीपी के अंदर भी नॉमिनल एंड रियल जीडीपी आ जाता है. नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइस. पॉइंट टू बी नोटेड एंड रिमेंबर्ड. नॉमिनल जीडीपी किसे कहा जाता है? जीडीपी जब करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करी जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये करंट मार्केट प्राइस क्या है, किस तरीके से ये दूसरे रियल जीडीपी से अलग है. सो बेसिकली नॉमिनल जीडीपी इज द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वेरिएबल. हाउएवर real GDP, that is GDP calculated using constant 2011-12 prices after taking away the effect of inflation, is derived metric. हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी एक पेन का. उस पेन की कीमत एक्चुअली ऑब्जर्व वेरिएबल नॉमिनल जीडीपी को कहा जाता है. यानी एक्चुअली आज उस पेन की कीमत क्या है? 20 रुपये. 20 रुपीज़ उस पेन की कीमत है. ठीक है. सो आज उसकी मार्केट में कीमत 20 रुपीज़ है. बट ये 20 रुपीज़ पहले नहीं थी. जब उसी कंपनी ने ये पेन बाहर निकाला था मार्केट के अंदर 2011-12 में, तब उस पेन की कीमत 5 रुपीज़ थी. तो आज इतनी कीमत बढ़ते हुए 20 रुपीज़ हो गई है. क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से. ठीक है. तो रियल जीडीपी क्या बताता है? कांस्टेंट रेट, यानी उसकी कीमत जो रही है आज के टाइम पे उसमें से इन्फ्लेशन आप निकाल दीजिए. बिकॉज इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट की वजह से ही है जो वो प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है. आई होप आपको इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो यहाँ पे कहा जा रहा है रियल जीडीपी इज अ डिराइव्ड मैट्रिक्स, क्योंकि आपको उसे निकालना पड़ेगा. जो भी नॉमिनल, जो आपका करंट प्राइस है उसमें से इन्फ्लेशन माइनस करेंगे, तब आप जो कांस्टेंट प्राइस चल रही है उस चीज़ की वो पता कर पाएंगे. So here is the real GDP, that is nominal GDP minus inflation rate. Inflation is read
at which the value of a currency is falling and consequently the general level of prices for goods and services is rising. From the budget making perspective, nominal GDP is important. However, from the perspective of common people, real GDP is what matters. तो real GDP किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? नॉमिनल GDP माइनस इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन किसे कहा जाता है? प्राइस राइज. सभी कमोडिटीज़ का जो प्राइस राइज होने लगता है उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है. प्राइस राइज होता कब है? जब किसी वस्तु का डिमांड उसके सप्लाई से क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, तब वहाँ पे प्राइस राइज होता है. सभी कमोडिटीज़ के अंदर प्राइस राइज को हम क्या टर्म देते हैं? इन्फ्लेशन का. बजट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑब्वियसली बजट आप बनाने चाहोगे कि आपको अपने घर का बजट बनाना है, तो आप किसी भी कमोडिटी का आज क्या प्राइस है, किसी भी सर्विस का आज क्या प्राइस चल रहा है, वो देख करके बनाएंगे, उसको ध्यान में रख के बनाएंगे. पिछले 10 साल पुराना प्राइस कीमत देख करके तो आप आज बजट बनाने वाले नहीं हैं. सो दैट्स वाई बजट मेकिंग पर्सपेक्टिव से नॉमिनल जीडीपी दैट इज़ करंट मार्केट प्राइस क्या है उस पर बनाया जाता है. Coming toward question number 88, which one of the following countries is giving stiff competition to India with regard to jute industry? A. China, B. Bangladesh, C. Philippines, D. Thailand. So the correct option is B. Bangladesh. जूट प्रोडक्शन इंडिया में क्या है, कितना है और कौन सी कंट्रीज हमसे आगे पीछे कितने लेवल पे चल रही हैं उसे हम डिस्कस करते हैं. India is a major player in global jute production, contributing 70% of a world's jute output. इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है 70% तक का है, यानी पूरी दुनिया में जितना जूट का प्रोडक्शन होता है उसका 70% इंडिया के अंदर. The jute industry directly employs approximately 3.7 lakh workers with around 90% of a production consumed डोमेस्टिकली. तो आप सब सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश फिर कहाँ ही कम्पीट कर पाएगा जब 70% इंडिया कर ले रहा है तो. पर यहाँ देखिए आप कि 90% तक जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हम डोमेस्टिकली कंज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो बाहर नहीं जा पा रहा है. एक्सपोर्ट के लिए 10% ही रह रहा है. यहाँ पे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना. सो जूट प्रोडक्शन में इंडिया का सबसे पहला नंबर आ जाता है, जिसके बाद बांग्लादेश एंड चाइना आते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ एक्रेज एंड ट्रेड बांग्लादेश टेक्स द लीड अकाउंटिंग फॉर 3/4 ऑफ ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट्स इन कंपैरिजन टू इंडिया 7%. 3/4 एक्सपोर्ट जो कर रहा होता है बांग्लादेश जूट की प्रोडक्शन में, जो 3/4 हिस्सा है एक्सपोर्ट के अंदर का, वो बांग्लादेश का आ जाता है. क्योंकि इंडिया तो सिर्फ 7%, 90% तो हम क्या करते हैं, डोमेस्टिकली कंज्यूम कर लेते हैं. अब जूट कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे. सो जूट क्रॉप कल्टीवेशन इज कंसंट्रेटेड इन 3 स्टेट्स, नेमली, याद रख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, दैट अकाउंट फॉर 99% ऑफ द प्रोडक्शन. सो जूट का जो टोटल प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल, असम, बिहार से आ रहा है. वेस्ट बंगाल, असम, बिहार से आ रहा है. इट इज़ मेनली कंसनट्रेटेड इन ईस्टर्न इंडिया. क्यों कंसनट्रेटेड है उसका प्रोडक्शन ईस्टर्न इंडिया के अंदर ही? बिकॉज ऑफ रिच एल्यूवियल सॉइल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. जूट इज नॉन एज golden fiber. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. Question number 89. Which is the first state in India to launch a policy to establish Special Agriculture Zone? SEZ. जी हाँ, हमने पेपर 2 डिस्कस करते वक्त SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डिस्कस किया होगा. अब यहाँ पे स्पेशल एग्रीकल्चर जोन का कॉन्सेप्ट आया है. कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर फर्स्ट जिसने लॉन्च किया स्पेशल एग्रीकल्चर जोन? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी उत्तराखंड. Uttarakhand was the first state to set up special agriculture zone in 2011. It was launched on line of special economic zone. It encouraged farmers to develop high quality crop seeds typically to hilly region. Model on the lines of SAYS for industry, special agriculture production zone will have state-of-art facilities including mechanized farming, cold storage facility, quality control labs, and auction hall for farmers to sell their प्रोड्यूस. तो ये बिल्कुल किस तरीके से सेज के तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया गया था. यहाँ पे स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जोन है जो फार्मर्स के लिए, फार्मिंग कम्युनिटी के लिए बनाया गया है.
क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू लैंड सब्सिडेंस। जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस के बाद ये क्वेश्चन बनना लाजमी हो जाता है। ऑप्शन 1 अर्थक्वैक, बी soil erosion, third obstruction on natural flow of water, fourth soil compaction, fifth hydel power activities. Select the correct code and the correct one is D. 1, 2, 3, 4 and 5. All of the above given options, all of the given above factors can lead to lead subsidence. समझते हैं lead subsidence होता क्या है। So it is defined as a downward vertical movement of earth surface which can be brought on by both natural and human forces. जो आपकी लैंड है वो नीचे की तरफ धंसने लगती है, उसी को लैंड सब्सिडेंस कहा जाता है, और ये दोनों ही नेचुरल और ह्यूमन फोर्सेस की वजह से हो सकता है। इट डिफर फ्रॉम स्लोप मूवमेंट, स्लोप मूवमेंट अलग होता है एंड यहाँ पे लैंड सब्सिडेंस का जो मूवमेंट है वो अलग होता है। इट डिफर फ्रॉम स्लोप मूवमेंट इन दैट इट रिक्वायर लिटिल टू नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता है, ज़मीन नीचे की तरफ धंसती जा रही है, तो थोड़ा या फिर बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगा, ये वर्टिकल मूवमेंट दिखा रहा है। सब्सिडेंस कैन बी कॉज्ड बाय माइनिंग। अब आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर ज़मीन नीचे की तरफ धंस रही है तो क्या वजह हो सकता है। माइनिंग, pumping surface fluids like groundwater or petroleum, or tectonic force that bend the earth crust. This process includes groundwater dissolving underlying carbonate rock, gradual compaction of sediment, withdrawal of fluid lava from beneath a solidified rock crust, and pumping subsurface fluids like groundwater or petroleum. So यहाँ पे मान लीजिए जिन लोगों को फैक्टर्स नहीं भी याद होंगे ना, अगर उन्हें लैंड सब्सिडेंस का कॉन्सेप्ट पता है तो वो दिए गए हुए ऑप्शंस में से सही टिक मार्क करके आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप जो टॉपिक दिया गया है उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया से समझ के जाएं, ताकि उस पर से कोई भी क्वेश्चन बनता है आप अपनी समझदारी के, अपनी IQ लेवल के हिसाब से उसे सॉल्व कर सकें, अपना इंटेलिजेंस लगा करके चीज़ों को एलिमिनेट कर सकें। यही तरीका आपको मेंस आंसर राइटिंग के दौरान भी करना होता है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जो आपको उतना डिटेल में नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को तोड़िए, कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट याद है, उसे समझ के बाकी चीज़ों को हॉलिस्टिकली आंसर, अपना हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हुए आंसर को लिखिए। चलिए, अभी तो हम फिल्म्स की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, मेंस तो काफ़ी दूर है उसके बारे में, तो उसके लिए तो और भी ज़बरदस्त प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी। तो आज का हमारा जो सेशन है यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। हमने डिस्कस कर लिया हमारे दिए गए 10 सवाल, 90 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप सबके साथ 91 नंबर के क्वेश्चन के साथ। अपना जोश ऐसे ही बनाए रखिएगा, मेहनत से, लगन से पढ़ाई करते रहिए। एंड तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस।